नमस्कार, राम राम, राधे राधे। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। बताओ आप कैसे हो? तो मैं मानूंगा कि आप बहुत ही जोरदार, शोरदार और मौज में होंगे। और अपनी जो तैयारी है दोस्तों, धुआंधार चल रही होगी। और उम्मीद करूंगा कि आपके घर परिवार और आप भी मस्त होंगे। और हम बात कर रहे थे विराम चिन्ह के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज अपना विराम चिन्ह का जी ये चौथा भाग रहेगा। इसके अंदर आज हम आपके विराम चिन्ह कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। केवल आज हमारा जो केवल नाम है और नाम के अकॉर्डिंग इनका काम है। केवल एक ही आपके उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह वो आपके मोस्ट है। बाकी जितने भी बचे हैं 8 बचे हैं, यानी कि आज मैं आपको 9 करवाऊंगा। ठीक है, ये वीडियो आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन एक ही इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपके बीच में करवाऊंगा। पहले करवाऊंगा तो आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे। और मेरा मकसद था कि वीडियो पूरा देखना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं बता रहा हूँ जहीं से क्वेश्चन मिले, ये भी हो सकता है। हालांकि देखो 99 पॉइंट क्वेश्चन आपके उप विराम अल्प विराम देखो 99 पॉइंट तो आपके अल्प विराम और आपके मतलब कि अल्प विराम मान लो, और उप विराम और आपके ये लास्ट इससे अवतरण या उद्धरण से मिलता है। किससे मिलता है दोस्तों? आपके एक तो मिलता है आपके अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम मान लो या अर्ध विराम मान लो, ठीक है, अर्ध विराम, ठीक है। और तीसरा आपके उद्धरण चिन्ह, उद्धरण या अवतरण, यानी कि 100% दोस्तों यहीं से आपको प्रश्न मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मिलेगा तो वो आपको दिखती बात है। प्रश्न का आएगा तो प्रत्यक्ष प्रश्न है, विस्मय का आएगा तो विषय में का, त्रुटि का आएगा तो ये आ जाएगा, लागू का आ जाएगा ये आ जाएगा, और आपके तुल्य का आ जाएगा ये आ जाएगा, समता का आ जाएगा ये आ जाएगा, विवरण का आ जाएगा ये आ जाएगा, रेखांकन का आ जाएगा ये आ जाएगा, निर्देशन का आ जाएगा ये आ जाएगा, बस। और समाप्ति का आ जाएगा तो ये आ जाएगा, कोष्टक का आ जाएगा ये आ जाएगा, और आपके लोप का आ जाएगा ये आ गया। अब देखिए दोस्तों, इनमें जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है, तो फिर इनको याद करने की वैसे जरूरत ही नहीं है। आपको हमेशा पढ़ते हैं ये किसका चिन्ह है, ये किसका चिन्ह, ये किसका चिन्ह है। बस बात आती है दोस्तों इनकी, क्योंकि मैं इनके अंदर आपको दोस्तों नियम भी लिखवाए थे। यानी कि मैंने आपको अल्पविराम के अंदर 6-7 बातें लिखवाई थी, अर्धविराम में भी आपको लिखाई थी, और उद्धरण चिन्ह में मैं आपको आज 3 बातें लिखाऊंगा। बस ये बात याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। और वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा बातें अपने को करनी नहीं है। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। क्या बात करते हैं दोस्तों? कल अपने 10 हो गए थे, ठीक है। आज हम 11, 12 से लेकर 19 तक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बस वीडियो भी मैं आपको ज़्यादा नहीं उपलब्ध करवाऊंगा। बस आज का ये वीडियो है, माना कि 4 भाग हो जाएंगे, ठीक है। 4 भाग आधे आधे घंटे के, यानी कि मान लो आपके 2.5 घंटा हो गया होगा ना, 2.5 घंटा ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा इससे। तो आप भी सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए नंबर 11, योजक चिन्ह। नंबर 11 योजक चिन्ह। देखो योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। योजक चिन्ह है, क्या होता है दोस्तों? आपके योजक चिन्ह है। देखो इसका जो चिन्ह होता है दोस्तों, वो क्या होता है? इसका जो चिन्ह होता है दोस्तों, ये वाला होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपके पुनरावृत्ति वाले शब्द आ जाए या सामासिक शब्द आ जाए। कौन कौन से? या तो पुनरावृत्ति वाले शब्द आ जाए, या सामासिक पद आ जाए, या विलोम शब्द आ जाए। उनको जोड़ने का जो काम करता है दोस्तों, वो आपके योजक चिन्ह का काम करता है। जैसे वह पल पल मरता है, वह दर दर की ठोकरे पर मतलब ठोकरे खाता रहता है, और वह धीरे धीरे चलता है, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे को जोड़ने का काम कर रहा है। वह पत्ते पत्ते पर घूमता है, यानी डाल डाल, पत्ते पत्ते पर। ये जो शब्द आएंगे दोस्तों, यानी कि सुख दुख, सच झूठ, लाभ हानि, ये जो शब्द है ना दोस्तों, इनको जोड़ने का काम करेगा, वही आपके योजक करेगा। बस अब मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ, इसके उदाहरण लिख रहा हूँ, आप भी फटाफट मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए। ये जो चीज़ समझाने की थी वो मैंने आपको बता दी। पहली बात, पुनरावृत्ति वाले शब्द आ जाए, पुनरावृत्ति वाले शब्द। देखो पुनरावृत्ति शब्द मान लो, और क्या आ जाए दोस्तों? आपके विलोम शब्द आ जाए, या आपके क्या आ जाए दोस्तों? आपके सामाजिक पद आ जाए, सामासिक पद आ जाए, सामासिक पदों व विलोम। शायद ध्यान नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये लाइन लिखी है मैंने, पुनरावृत्ति या सामासिक पदों व विलोम शब्दों के मध्य, सामासिक विलोम शब्दों के मध्य जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि देखिए बात कहाँ आती है दोस्तों? आपके पुनरावृत्ति वाले शब्द सामासिक पदों और विलोम शब्दों के मध्य जो जोड़ने का काम करते हैं दोस्तों, ये चिन्ह आता। अब जैसे देखिए, कैसे देखो, जैसे
देखो जैसे डाल डाल पात पात, क्या लिख दो आपके, डाल डाल पात पात, लाभ हानि। देखिए दोस्तों मैं इनका प्रयोग इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखिए दोस्तों योजक चिन्ह आपको वैसे पता है। अगर मैं लिखना चाहता हूँ कि तू डाल डाल में पात पात, या लाभ और हानि, यानी कि उसको इस बिजनेस में या तो लाभ होगा या हानि होगी, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन इसमें आएगा उसको इस बिजनेस में लाभ हानि भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों। धीरे 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 धीरे, सच झूठ, सत्य, देखो सत्य का असत्य होता है विलोम शब्द, और सच का होता है झूठ, सच झूठ। ठीक है दोस्तों। अब ये मैंने लिख दिया दोस्तों आपके डाल डाल पात पात सच झूठ, है ना, बार बार और लिख लो दोस्तों बार बार। यानी कि ये जो शब्द है ना दोस्तों इसको जोड़ने का काम कर रहा है ये वाला शब्द, ये ठीक है, ये वाला जो शब्द है ना दोस्तों यानी कि ये योजक है। ठीक है दोस्तों। और यही चिन्ह जब दो बार आएगा तो इसको बोलेंगे हम तुल्यता या समता सूचक, यानी कि दो संज्ञा के बीच में जो समान अर्थ बोध करवा दे, यानी कि एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा का समान का बोध हो जाए, वहां पर इसका प्रयोग होता है दोस्तों। नंबर 12, नंबर 12 क्या कहता है दोस्तों आपके, तुल्यता सूचक। क्या कहता है दोस्तों आपके, नाम आता है तुल्यता। अब देखो दोस्तों इसको मैंने पास में इसलिए लिखा क्योंकि आपको भी आसानी रहेगी। तुल्यता सूचक या तुल्यता सूचक चिन्ह है। ठीक है दोस्तों। देखो तुल्यता सूचक चिन्ह है ना, इसका जो चिन्ह होता है इसमें क्या होता है दोस्तों आपके, दो चीज होती है ये वाली, यानी कि एक संज्ञा दूसरी संज्ञा के समान तुलना आ जाए, यानी कि एक संज्ञा के समान, एक संज्ञा के समान दूसरी संज्ञा की, दूसरी संज्ञा की तुलना की जाती है। ठीक है दोस्तों। एक संज्ञा के समान, एक संज्ञा के समान दूसरी संज्ञा की तुलना की जाती है। जैसे मैंने लिखा आपके 1 घंटा, ठीक है दोस्तों, बराबर 60 मिनट। ठीक है दोस्तों। मैंने लिखा आपके 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000, क्या लिखूंगा दोस्तों आपके, मीटर, है ना। और लिख लो। ठीक है दोस्तों। समय का हो गया, दूरी का हो गया, और लिख लो आपके 1 किलो, 1 किलो, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। ठीक है भैया। यानी कि दो संज्ञा जब समान अर्थ का बोध करो, यानी कि चाहे आप तो 1000 ग्राम लिखोगे तो भी आपको एक मतलब किलो ही होगा, या आप 1000 मीटर दौड़ोगे तो भी आपको 1 किलोमीटर ही दौड़ोगे, या आप 60 मिनट किसी का वेट करोगे तो भी आप 1 घंटा ही वेट करोगे। यानी कि बात इधर देखो, यानी कि मैं कान को इधर से पकड़ूं चाहे इधर से पकड़ूं, पकड़ तो मैंने कान ही रखा है ना, बस बात वो यही है। ठीक है दोस्तों। तो 12 नंबर ये हो गया। अब बात करता हूँ मैं आपके 13 नंबर पर। 13 नंबर बात करता हूँ मैं आपके रेखांकित चिन्ह की। बिल्कुल जैसा इनका नाम है, रेखांकित चिन्ह है, रेखांकित चिन्ह है। देखिए दोस्तों कल मैंने आपको लिखाया था कि यानी कि जब लाइन के बीचों बीच आती है तो उसको बोलते हैं कि निर्देशित लाइन। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, निर्देशित लाइन। क्या बोलते हैं दोस्तों, निर्देशित लाइन बोलते हैं। लेकिन जब ये लाइन बिल्कुल इसके नीचे आती है तो इसको बोलते हैं आपके रेखांकित नियम। यानी कि जब किसी वाक्य को लिखते समय कोई चीज़ महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट, यानी कोई चीज़ महत्वपूर्ण या विशेष अर्थ का बोध करवाती है तो उसके नीचे एक रेखा खींची जाती है, वही आपके रेखांकित चिन्ह कहलाता है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो मैं नई दिल्ली के नीचे जो लाइन खींचूंगा वो आपके ये आ जाएगी। यानी कि भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है तो मैं गंगा के नीचे अगर आपके अंडरलाइन करूंगा यानी कि आपके रेखा खींचूंगा तो वो आपके ये हो जाएगी। और अधिकतर देखिए दोस्तों हम प्रश्नोत्तरी करेंगे तब यही लिखेंगे कि रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेषण है, कौन सा समास है, कौन सी संधि है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, वही बात है बस। यानी कि महत्वपूर्ण शब्द आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों, यानी कि जब
किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में लिखते समय कोई महत्वपूर्ण, है ना, महत्वपूर्ण शब्द आ जाए तो उसके नीचे रेखा खींच दी जाती है। ठीक है दोस्तों, रेखा खींच दी जाती है वही आपकी रेखांकित कहलाता है। जैसे बिल्कुल छोटे में समझिए, भारत की पवित्र नदी गंगा है। भारत की पवित्र नदी गंगा है। भारत की पवित्र नदी गंगा है। ठीक है दोस्तों, आगे लिखिए और लिखिए दोस्तों, आगे दूसरा लिख लीजिए, है ना। राजस्थान की, कुछ भी नहीं दोस्तों, आप तो अपने हिसाब से भी बना लोगे ना। नीचे रेखांकित पद में कौन सा समास है, ये है वही चीज़ बता रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर है। अब मैं अगर जयपुर पे आपकी जो अंडरलाइन कर दूं, यानी कि रेखा खींच दूं, वो आपके रेखांकित हो गया। यानी कि किसी शब्द के नीचे, यानी किसी वाक्य को लिखते समय जब कोई महत्वपूर्ण शब्द आ जाए या उसके नीचे कोई रेखा खींच दी जाती है, वही आपके रेखांकित कहलाता है। तो नंबर 13 यहाँ हो गया दोस्तों, और 14 अपन ये कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, आपके कोष्टक थोड़ा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, तो मैं इसके स्थान पर अभी क्या चीज़ ले लेता हूँ दोस्तों, मैं अभी छोटा ले लेता हूँ, जैसे लोप चिन्ह ले लेता हूँ, क्योंकि कोष्टक है ना, उसके अंदर मैं 2 चीज़ें बताऊँगा आपको, यानी कि लोप सूचक चिन्ह है, यानी कि किसी बात को सभी के सामने न बोलकर। ठीक है दोस्तों, यानी कि लोप चिन्ह का क्या अर्थ होता है, यानी कि डॉट क्या होता है दोस्तों आपके, ये वाला चिन्ह है ना, ये वाला, है ना। यानी कि किसी बात को सभी के सामने ना बोलकर लोप चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे राधा घर पर डॉट, है ना। अब कुछ भी हो सकता है, राधा घर पर नहीं है, राधा घर से चली गई है, राधा घर पर आ गई है, राधा घर पर जा रही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, राघव खेल डॉट, राघव खेल कर खा रहा, या खेल कर सो गया, या खेल कर चला गया, या खेल कर दौड़ रहा, यानी किसी भी चीज़ को, यानी कि जब किसी बात को सभी के सामने ना बोलकर, तो उसके स्थान पर आपके लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये आपके लोप चिन्ह की परिभाषा है दोस्तों, और कोई ज़्यादा इसमें डीपली वाली बात है नहीं दोस्तों। बस अब एक चीज़ और आपको मोस्ट करके बतानी है दोस्तों, वो यही है। ठीक है दोस्तों, सभी के सामने नहीं बोलना चाहिए। और अब आपके लास्ट में 15 नंबर पर बता देता हूँ दोस्तों, आपके वैकल्पिक चिन्ह, है ना। फिर अपने 4 ही रह जाएंगे दोस्तों, 15, यानी कि वैकल्पिक या तिर्यक, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको। एक बार यहाँ तक दिखा देना, अगर दिख रहा हो तो मैं बताऊँ, वरना नहीं दिखाऊँ। नहीं दिख रहा तो अब इसको आप यहाँ तक जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और मेरे हिसाब से दोस्तों, अब मैं अगर स्क्रीनशॉट की नहीं भी बोलूँ ना, तो ये आप ले लिया करो, क्योंकि ये चीज़ें है ना दोस्तों बार बार कहने की नहीं होती है ना। तो आपने उतार लिया होगा इसको, और अपने 14 हो गया ना, 15 नंबर पर पढ़ेंगे अपन। 15 नंबर पर लगा लो आप कोष्टक, क्योंकि कोष्टक में 3 चीज़ आएगी। कौन कौन सी चीज़ आएगी, यानी कि जब किसी वाक्य को लिखते समय कोई महत्वपूर्ण या विशिष्ट बात आ जाए, तो उसके अंदर उस कोष्टक के अंदर उसका भावार्थ
लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है दोस्तों कोष्टक में? भावार्थ लिखा जाता है। जब किसी वस्तु के कुछ भेद आते हैं तो भी उसके अंदर लिखा जाता है। और किसी नाटक या पात्र में, किसी नाटक या पात्र में आपके जो नाटककार होता है उसके भाव भी कोष्टक में लिखे जाते हैं। जैसे राधा गुस्से में बोली कि मेरे से सब्जी नहीं बनेगी, राधा बोली मेरे से सब्जी नहीं बनेगी, तो राधा के अगर कोष्टक लगा देंगे और आगे लिख देंगे गुस्से से बोली कि मेरे से सब्जी नहीं बनेगी, बस यही चीज़ आप लगाओ 15 नंबर ना, 15 नंबर कोष्टक चिन्ह। और अब इतने दोस्तों है भी नहीं लंबे, और तो समाप्ति सूचक चिन्ह तो पता ही है आपको, जब कोई भी मतलब अध्याय हो, पाठ हो, लेखन हो, कथा हो, कुछ भी हो तो वाक्य में क्रॉस चिन्ह लगा देते हैं अंत में, तो मान लो कि आपका जो वाक्य है वो दोस्तों पूर्ण हो गया। बस इतनी सी बात, और कोई बात है नहीं। जो बात है दोस्तों वो आपके उद्धरण और अवतरण में है। उद्धरण और अवतरण में भी कुछ नहीं है दोस्तों, कवि और कवि का नाम आ जाए तो एक कलव उद्धरण आएगा, और किसी की आपके कही हुई बात जो कि त्यों आ जाए तो वहाँ पर आपके दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग आएगा। दोस्तों आप आपकी मर्जी हो ना, जहाँ से आप क्वेश्चन कर लेना, आपको कोई डाउट हो कि यार नहीं ये इसको आती है कि नहीं आती, आपकी जहाँ से इच्छा पड़े कमेंट करना। मैंने जहाँ पढ़ाया है उसको भी छोड़ दोगे ना तो भी मैं आपको कंटेंट उसी टाइम बताऊँगा या ऑनलाइन बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये डाउट मत रखना कि रोज़ रोज़ खोद के बताता होगा, ये करता होगा, नहीं दोस्तों, मेरा पूरा पहले कंटेंट तैयार किया मैंने, फ्री में आपके यूट्यूब पर आया हूँ। ठीक है, आप मेरी अगर परीक्षा ले रहे हो और अगर कंटेंट को अगर दम नहीं समझ रहे हो तो एक बार मार्केट में आप बहुत सारे कोचिंग हैं, नोट्स है, उनसे आप एक बार जरूर उनसे मुलाकात करना। आपको बहुत बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा या नुकसान होगा ये आपको खुद का पता चलेगा। बात करते हैं कोष्टक चिन्ह की। क्या करते हैं दोस्तों? बात करता हूँ आपके कोष्टक चिन्ह की। बात करता हूँ मैं कोष्टक चिन्ह की, कोष्टक चिन्ह की। अब कोष्टक चिन्ह क्या होता है दोस्तों, ये भी शायद मेरे को बताना पड़ेगा। यानी कि ये तो एक तो ऐसे आ जाए, ठीक है दोस्तों, या एक गोल आ जाए। अब देखिए दोस्तों, एक वो घुमा के लिखता है, वो मेरे से ऐसे लिखा नहीं जाता है, पर आप मान लेना कि 3 होते हैं, 3 तो वो देखो भेद बता देते हैं दोस्तों, बाकी ऐसा होता होगा ना। सेटिंग आ गई, या मान लो ऐसे होते हैं, 3 होते हैं, वो तो बड़ा नहीं बताते, लेकिन बाकी है तीनों कोष्टक। यानी कि जब किसी वाक्य को लिखते समय कोई महत्वपूर्ण शब्द आ जाए तो उस कोष्टक में उसका अर्थ या भावार्थ लिखा जाता है। बस यही बात है। क्या बात है दोस्तों? यानी कि जब किसी वाक्य को लिखते समय कोई महत्वपूर्ण, ऐसे लिख लो, सीधी लिखो, जब वाक्य में कोई महत्वपूर्ण या कठिन शब्द आ जाए, कठिन शब्द आ जाए तो कोष्टक चिन्ह में उसका भावार्थ लिखा जाता है, पहली बात तो ये। ठीक है, अब जैसे करके लिखो दोस्तों आप भी। जैसे राघव सर्वज्ञ है, राघव, बात आ गई भाई सर्वज्ञ क्या होता है? जो सभी को जानने वाला, सभी को जानने, इतना लिख लो ना, सभी को जानने वाला। राघव सर्वज्ञ है, राधा क्या है दोस्तों? ऐसे मान लो, राधा आपके क्या है? परोपकारी है, परोपकारी है, यानी कि परोपकार करने वाले, ऐसे लिख लो, परोपकार करने वाली है। ठीक है दोस्तों, राधा परोपकारी है, इतना भी लिख लोगे नहीं। परोपकार यानी किसी का उपकार करने वाली, ऐसे भी लिख लो, परोपकार को हटा दो, उपकार करने वाले, है ना, ऐसे लिख लो, उपकार। ठीक है, और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पहली बात तो ये। अब देखिए दोस्तों, कोई भी भेद आ जाए
किसी के दोस्तों आपके भेद आ जाए। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर बात लगा के लिख लो, यानी कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 व्यक्तिवाचक, तो भी आपके कोष्टक का ये गोल आ रहा ना, तो भी मान लो आपके कोष्टक का, गोल नहीं भी लगाओ ना दोस्तों तो भी मान लो आपकी व्यक्तिवाचक। जातिवाचक 3 नंबर पे आ जाएगा आपके भाववाचक। ठीक है दोस्तों, ये बात भी आपको याद रखनी कि कोष्टक चिन्ह के अंदर इसका भी प्रयोग होता है। और दूसरी बात, किसी नाटक या पात्र का, यानी कि नाटककार के भाव। राधा हंसते हुए राधा खाना पकाया है, या राधा ने खाना पकाया। देखिए दोस्तों, राधा ने खाना पकाया, अब राधा ने, या देखो इसके भाव लिखा जा रहा है, राधा ने खाना हंसते हुए पकाया, इसलिए वो स्वादिष्ट लग रहा है। ठीक है, अब लिखो राघव ने गुस्से में चाय बनाई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर राघव के भाव दिखे जा रहे हैं कि राघव ने गुस्से में चाय बनाई। किसमें बनाई दोस्तों? आपके गुस्से में बनाई, और राधा ने हंसते हुए ये बनाई है। तो ये बात तो आपके 16 नंबर तो ये हो गए दोस्तों। और बात करता हूँ दोस्तों मैं आपके अंतिम क्या है आपके दोस्तों? आपके उदाहरण है ना, उदाहरण बहुत ही मोस्ट दोस्तों नंबर देने वाला, उदाहरण या अवतरण, उद्धरण या अवतरण। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं दोस्तों आपके? देखिए दोस्तों, ये होता है ना, इसको बोलते हैं आपके इकहरा उद्धरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह, उद्धरण। ठीक है दोस्तों, देखिए उद्धरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका अर्थ होता है कि ज्यों का त्यों। क्या होता है दोस्तों आपके? ज्यों का त्यों। क्या होता है दोस्तों आपके? ज्यों का त्यों। इकहरा उद्धरण किस में आता है दोस्तों आपके? कवि का नाम और रचना। ठीक है दोस्तों, कवि और उसका नाम, उसकी रचना आती है दोस्तों, इसके इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे कैसे, देखिए दोस्तों, यानी कि रामचरितमानस की रचना लिखिए दोस्तों, रामचरितमानस के रचयिता होता है या रचयिता होता है? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। ठीक है दोस्तों, रामचरितमानस के रचयिता कौन है दोस्तों? आपके तुलसीदास है। देखिए दोस्तों, इनकी रचना आ गई तो इकहरे उद्धरण में आएगा, और इसके अगर कवि का नाम आ जाता तो आपके इकहरे उद्धरण में आता। और इसके बाद में अगर दोस्तों और भी करना चाहिए, यानी कि अब मैं और ले लेता हूँ आपके आपके क्या ले लो, आपके सुमित्रानंद पंथ। ठीक है दोस्तों, तो ये कवि की रचना आ गई दोस्तों, तो आपके इकहरे उद्धरण चिन्ह में आ जाएगी। बात नंबर यहाँ पे, बात नंबर 1 करता हूँ मैं, आपके दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होता है? ठीक है दोस्तों, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, दोहरे उद्धरण, यानी कि किसी की कही हुई बात ज्यों की त्यों आ जाए, तो उससे पहले आपके अल्पविराम का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, महावीर महावीर, या ऐसे लिख दो, महावीर स्वामी जी ने कहा, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है दोस्तों, पहले खड़ी पे आएगी, फिर आपके दोस्तों की पूर्ण विराम आएगा, फिर आपके उद्धरण चिन्ह आएगा। और उद्धरण देखो, आपके उद्धरण चिन्ह से पहले दोस्तों आपके अल्पविराम का प्रयोग होता है। ये आपके पहले PSI में यहाँ से क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये 16 हो गए। अब बच्चे कौन हुए दोस्तों? आपके समाप्ति वाले और
जो छोटे छोटे बच्चे दोस्तों उनका कोई वैसे मतलब भी है नहीं दोस्तों, और मैंने आपको पहले लिखा भी दिया है दोस्तों, और वीडियो भी ज़्यादा नहीं लंबा होगा। और जो मेन कंटेंट था दोस्तों आपके उद्धरण चिन्ह और आपके कोष्ठक चिन्ह, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। और तो मैंने आपकी कोशिश की दोस्तों यहाँ तक समझाने की, और उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी दोस्तों रह जाते हैं ना, कौन कौन से रह जाते हैं आपके, दो ही रह जाते हैं, यानी कि आपके 17, 18, 19, यानी कि एक तो समाप्ति रह जाता है। समाप्ति के बाद में और भी आपके एक दो रह गए हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल से हैं, तो उनका कोई वैसे मतलब भी है नहीं। और तो मिलते हैं दोस्तों कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।